आदरणीय स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, अरुण जेटली जी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव और भाइयों और बहनों, आपको मेरा भारत स्वाभिमान की 5वीं वर्षगांठ पर सबको अभिनंदन और शुभकामनाएं। कितने साल हो गए देश की आजादी को, कितनी सरकारें बदली, कितनी सोच बदली, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लेकिन देश का एक तबका है जिसको कोई असर नहीं हुआ। 65 साल 66 साल जितना भी हम कहें, आज देश का किसान 70-80 करोड़ जो है, उनकी हालत वैसी ही दयनीय है जैसे वो 50 साल पहले थी। और जब हम सब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, शहर बदल रहे हैं, गांव का चेहरा भी बदल रहा है, लेकिन ये समाज जो है, ये तबका जो समाज का है, बहुत बड़ा जो ये प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का, इसका कोई इसको आशा नहीं है कि देश बदलेगा तो उनका भविष्य भी बदलेगा। ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि 60-70% पॉपुलेशन का हमने सोचना ही बंद कर दिया है। अगर हम सोचते हैं तो उन कॉरपोरेशन के बारे में सोचते हैं जो उनको बीज, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड सप्लाई करते हैं। वहीं पर हमारी सोच खत्म हो जाती है कि खेती जो है वो अपने आप में बढ़ेगी, उसकी प्रगति होगी। लेकिन ये क्या कारण है कि हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं देश के किसी कोने में? ये कहा जाता है कि यहां इनको खेती करने नहीं आती, लेकिन जो पंजाब जो कि सक्षम है, माना जाता है कि बहुत प्रोग्रेसिव है खेती के मामले में, वहां भी हर रोज 2 आत्महत्याएं होती हैं। ये क्या कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और खेती भी छोड़ना चाहते हैं? सेंसस बताता है हमें कि हर दिन प्रतिदिन 2500-2500 किसान जो है वो खेती से बाहर निकलते हैं। अगर ये सब हो रहा है और किसान की अगर हम देखें कि इकोनॉमिक हालत जो है हर साल बाई साल जो है वो गिरती जा रही है। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है, नेशनल सैंपल सर्वे का, कि एक किसान परिवार की मासिक आय मात्र 2400 रुपए से कम है। एक परिवार की हम बात कर रहे हैं, एक परिवार, किसान परिवार की, जिसमें आप 5 सदस्य गिनेंगे और 2 जानवर भी गिन लीजिए। 2400 रुपए से उसकी इनकम, एवरेज मंथली इनकम उससे भी कम है। सिर्फ 3 राज्य हैं जहां पर कि उससे एवरेज से ज्यादा है इनकम, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। बाकी सारे देश में जो किसान है उनकी आय उसके भी 2400 से भी कम है। पंजाब जो कि खेती में बहुत प्रगति जिसने की है, वहां भी किसान की आय जो 3200 रुपए है औसतन, अगर महीने की देखें। अगर ये हालत हमारे देश के किसान है तो हम किस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं? सरकारें बदलना, चेहरे बदलने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि हम इस मूल जो संकट है देश के सामने, इतनी बड़ी जनसंख्या के पास, उसको हम एड्रेस करना नहीं चाहें। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब शायद इस बार 2014 में जो चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इस बहुत बड़े पॉपुलेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि इन किसानों को कैसे, इनकी भी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे उनको ऐसा स्टेज पे लाया जाए कि वो पलायन करने पे मजबूर ना हो। ये बहुत बड़ा विषय है जहां पर कि देश के लोग, अपने किसान जो लोग हैं वो अपने आप आत्महत्या करना चाहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बदल गया, लेकिन उनका भविष्य नहीं बदला। आज हालात ये हैं, जैसा कि चौधरी चरण सिंह कभी कहा करते थे कि किसान जब पैदा होता है तो कर्जे में पैदा होता है, और जब मरता है तब भी कर्जे में मरता है। ये हालात हैं इस देश के कि किसान ज्यादा पैदा करता है तब भी मरता है, कम पैदा करता है तब भी मरता है। लेकिन उसके दुख दर्द को आज तक कोई नहीं समझना चाहता या कोई समझने की कोशिश नहीं की है। भारत स्वाभिमान के मन से हमने बहुत कोशिश की है कि किसानों के जो संकट है, किसानों का दर्द जो है, वो देश के सामने लाया जाए। और वही एक कोशिश है, और उस आशा के साथ हम जानते हैं और सोचते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 2014 में जब बदलाव आएगा तो कम से कम उन अनजान चेहरों की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा जो कि ग्रोथ के पैराडाइम में नहीं आते। आजकल ये टर्म चल पड़ी है कि ग्रोथ, एक इंक्लूसिव ग्रोथ भी चल पड़ी है। ये माना जाता है कि साहब जो भी हो रहा है इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर शब्द जोड़ दें तो इंक्लूसिव हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री के पुराने जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, कौशिक बासु साहब, जो कि अब वर्ल्ड बैंक में चले गए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनके, उनकी अपना एक ट्वीट है, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है
कि इंक्लूसिव ग्रोथ का समय चला गया। वो ये कहते हैं कि अभी हम कोई नई टर्म कॉइन करनी पड़ेगी, हमें नया सोच लाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नई अपने आप एक जो टर्म दी है वो कहा उन्होंने कि अब नॉलेज ग्रोथ की बात करिए। आप जो मर्जी बदलते जाइए, लेकिन हमारा जो आम आदमी है, जो किसान है, उसकी दुख और दर्द को कोई नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं जब हम ये ग्रोथ की बात करते हैं, जीडीपी जिस तरीके से बढ़ती है, उस ऑब्सेशन से हमें निकलना पड़ेगा। जब भी हम खेती की बात करते हैं तो मैं देखता हूं हर जगह चर्चा होती है कि अगर इस साल ग्रोथ एग्रीकल्चर की 4% होगी या 5% होगी तो प्रगति होगी। 5 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है, लेकिन किसान की जो जो उसकी गति है बेचारे की, वो तो वहीं की वहीं पर है और वो दुर्दशा में है, उसकी बात कोई नहीं करता। तो हमें उस स्टेज पर लाना है कि हम किसान के वेलफेयर की बात करें, किसान के दुख दर्द को समझें, उसको कैसे उसको निकालें उस जंजाल से, वो हमें करना है। वो असली देश की ग्रोथ होगी। और वो कैसे हो सकती है, इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अब एक देखिए, ये ग्रोथ के रास्ते में हम एक और आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बात भी होती है। सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें आ जाएंगी तो शायद देश की प्रगति होगी। भाई, जिन फसलों से दुनिया में कहीं भी पैदावार नहीं बढ़ी है, वो भारत में कहां से पैदावार कर देंगे। और उसके बाद कहा जाता है कि एक एफडीआई रिटेल भी आएगा। ये भी आपने देखा। एफडीआई रिटेल क्या था? एफडीआई रिटेल को पेश किया गया जैसे सर्फ एक्सेल होता है। आपने एडवर्टीजमेंट देखी है, टीवी पे आती है कि बच्चा दौड़ रहा है, गिर जाता है मिट्टी में, मां उसको उठाती है, कहती है बेटा उठ जा, मेरे पास सर्फ एक्सेल है ना, कपड़े झाड़ देती है उसकी। तो किसान की जो आत्महत्या है वो भी जो एफडीआई रिटेल खत्म करेगा। किसान की इनकम जो है बहुत कम है, वो भी कहा जाता है कि एफडीआई रिटेल आएगा। कंज्यूमर को अच्छा कीमत मिलेगा, वो भी एफडीआई रिटेल आएगा। देश की जॉब क्रिएशन होगी, वो भी एफडीआई रिटेल से आएगी। जो लॉसेस देखते हैं हम, इतना सारा सड़ रहा है अनाज, वो भी कहा था एफडीआई रिटेल से खत्म हो जाएगा। यानी वो एक तरह का नया सर्फ एक्सेल बना के पेश किया जा रहा है देश के सामने, जैसे उसके साथ सारा समाधान जो है वो खेती का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस इतने बड़े सेगमेंट से या रिटेल, बिग रिटेल से अमेरिका में नहीं कुछ हो पाया, यूरोप में नहीं कुछ हो पाया, वहां भी किसान सब्सिडी पे या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट पे जीते हैं, तो वो भारत में हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो एक बदलाव ला देंगे। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो एक बिजनेस या कॉर्पोरेट के बाहर नहीं निकली है। हम सोचते हैं वही एक रास्ता है किसान के सामने भी पेश करने का, और वो अपने आप उसकी प्रगति उसकी हो जाएगी। लेकिन आज दुर्दशा ये है किसान की कि जहां जहां भी हम जाते हैं देश में, हम देखते हैं कि वो किसान चाहता है, इतना मजबूर हो चुका है कि वो कहता है कि साहब मेरी जमीन कब आप खरीदोगे। सब चाहते हैं कि अब जमीन अपनी छोड़ी जाए और जमीन से निकलें, जमीन बेचें और जमीन से निकल के प्लान करें। ये कोई नई बात नहीं है। हमारी सरकारें भी कहती हैं कि गांव से लोगों को निकाला जाए, शहरों में लाया जाए। ये तो वर्ल्ड बैंक भी कहता है। मुझे याद है 15 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत में 2015 तक जो लोग गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे, उनकी जनसंख्या जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड की जनसंख्या से दुगनी होगी। 20 करोड़ जनसंख्या है इन तीन देशों की। तो वर्ल्ड बैंक ने हमें पहले ही कह दिया था कि 2015 में 40 करोड़ लोग शहरों से गांव की तरफ प्लान करेंगे। मैंने सोचा था शायद वो हमें वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन वो वार्निंग नहीं। अगर आप उनकी सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स को देखें तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि साहब आपने ये काम किया नहीं, आपको तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, अब जरा जल्दी में आ जाइए। तो उसके लिए लैंड रेंटल्स करिए, जमीन का जो आप देख रहे हैं रिटेल में जाए, स्टेट्स में जाए, जो भी जाए, वो सारा प्रोसेस चल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इस देश को 70% किसानों की जरूरत नहीं है। 70%, अगर 60 करोड़ भी आप जनसंख्या ले किसानों की, तो 70% ये लोग कहां जाएंगे, कभी हमें सोचना चाहिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, आज देख रहे हैं कि जॉब्स जिस तरीके से बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम किसानों को बेदखल करके गांव से शहरों की तरफ प्लान करा रहे हैं। तो संकट बढ़ता जाएगा, गंभीर होता जाएगा। इसको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? 2-3 चीजें जो हैं आपके सामने मैं रखूंगा, बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि जो नया तंत्र मंत्र आ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और ये प्रिसीजन फार्मिंग, एफडीआई रिटेल, कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन सबको हमें दोबारा देखना पड़ेगा। यह भी कहा जाता है साहब वायदा बाजार जो एग्रीकल्चर में आया है उससे किसानों को प्राइस रियलाइजेशन होगा। एक तो ये इकोनॉमिस्ट हमारे देश की ऐसी टर्म्स ढूंढ लेते हैं जो ना आपको समझ आती है ना हमें समझ आती है, और किसान को तो समझ ही नहीं आती कि क्या प्राइस रियलाइजेशन होता है। आज दुनिया में अगर हम देखें, जितना गेहूं का वायदा बाजार का जो बिजनेस हो रहा है, 46 गुना जितना गेहूं पैदा होता है उससे ज्यादा उसका व्यापार होता है।
अगर आप मक्की की बात करें तो 24 गुना जितनी पैदावार होती है दुनिया में मक्की की, उससे ज्यादा तो व्यापार हो रहा है वायदा बाजार का। तो किसको इसमें फायदा हो रहा है? जो व्यापारी हैं उन्हीं को फायदा होता है, जो 8, 10, 15% जो भी होंगे। लेकिन जो आम किसान है उसकी जो आप हालत है वो तो हम पहले ही बता चुका हूं, मैं आपके सामने आपके समक्ष रख चुका हूं। तो ये सारे जो आपको दिए जा रहे हैं कि सब इन चीजों से ही देश की किसानों की प्रगति होगी, वो कैसे प्रगति होगी जब हमने दुनिया में देखा किसान जो है वो खेती छोड़कर बाहर हो गए। क्यों नहीं हम एक ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन करें जिसमें पलायन करने से मजबूर जो किसान मजबूर किया जा रहा है कि वो गांव से निकल के शहर में जाए, क्यों ना वो रिवर्स माइग्रेशन हो। अगर हम शहरों को बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा शहरों में मूव करते हैं, शहर भी हमारे कोलैप्स कर रहे हैं, शहर भी हमारे टूट रहे हैं, अब तो गांव हम खाली करा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन जा रही है, बड़ी एक विचित्र डेवलपमेंट प्रोसेस है कि जहां पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था वहां हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिक थिंकिंग है कि ये करने से ग्रोथ नहीं होगी। किसकी ग्रोथ? कौन सी ग्रोथ हम बात करते हैं अगर इन लोगों का भविष्य उस ग्रोथ से नहीं जुड़ा हुआ है? तो क्यों ना हम ऐसे कदम लें जिससे कि हमारे देश की सिर्फ किसान ही नहीं, जो सारे इकोनॉमिक चक्र जो है जिसकी हम बात करते हैं, वो दोबारा ऐसे चले कि वो सस्टेनेबिलिटी, यानी अगर इतना सुदृढ़ हो जाए कि अगले 15, 20, 25 साल के लिए भी हमें उस तरफ देखना ना पड़े, कोई सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो। ये करने की जरूरत है। तो उसमें क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि बहुत साल हो गए हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को कहा है कि आपको हम एक न्यूनतम मूल्य देंगे, और न्यूनतम मूल्य तक ही हमारी डिबेट रहती है। आपको ये जानना चाहिए कि सिर्फ मात्र देश के 30% किसान हैं जिनको न्यूनतम मूल्य का फायदा होता है। 70%, 70% किसानों को तो न्यूनतम मूल्य का मतलब ही नहीं पता है। और हमारे अभी जो ग्रोथ हो रही है, जिसकी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि साहब मार्केट ग्रोथ, मार्केट इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर, मार्केट फ्रेंडली स्टेट्स कौन सी हैं एग्रीकल्चर में? अब देखिए उसके चार्ट में कौन सी टॉप पे आती है? टॉप पे आती है बिहार। बिहार में क्योंकि एपीएमसी नहीं है, बिहार में मंडी नहीं है, वहां के जो धान के किसान हैं उनको 800-900 रुपए में अपना धान बेचना पड़ता है प्रति क्विंटल। पंजाब में क्योंकि वहां मंडियां हैं तो 1310 रुपए का दाम मिलता है। तो लेकिन जो हमारे आजकल की जो इकोनॉमिक थिंकिंग है उसमें बिहार टॉप पे आता है क्योंकि वो मार्केट फ्रेंडली है एग्रीकल्चर में, और पंजाब बॉटम पे आता है क्योंकि वहां किसानों को अश्योर्ड इनकम मिलती है, कम से कम अश्योर्ड दाम मिलता है। ये कैसी मार्केट इकोनॉमी है जो एक्सप्लॉइट करने पे सारी जुटी हुई है? अगर 800 रुपए किसान को दाम देके अगर मार्केट इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो मुझे लगता है हमें मार्केट इकोनॉमी पे भी सोचना पड़ेगा दोबारा, क्या मतलब है उसका। ये क्या मतलब है कि हम आज चाहते हैं कि किसान जो है उनको कम से कम दाम मिले, और आप जो है ये मान के चलें कि भाई इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि कंपनियों को सस्ता मिलने का, जो लेने का, जो पदार्थ लेने का उसका मौका होगा, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉफिट सिर्फ कंपनियों का बढ़ता है। और ये बहुत बार देखा गया है। अब आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। जब वॉलमार्ट की डिबेट भारत में हो रही थी तो पंजाब में एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि कैसे किसानों को फायदा देने की बात होती है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबी कॉर्न पंजाब में वॉलमार्ट ने खरीदा। बेबी कॉर्न 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया। वॉलमार्ट ने 100 रुपए प्रति किलो होलसेल में बेचा, 200 रुपए प्रति किलो वो रिटेल में बिकता है, और 8 रुपए सिर्फ किसान को मिलते हैं। अब मुझे बताइए इसमें किसको फायदा हुआ ये मार्केट इकोनॉमी से, जिसको हम मान के चलते हैं कि किसान को बहुत फायदा होगा? 8 रुपए किसान को और 200 रुपए आप देते हैं, ना तो आपको फायदा हुआ ना किसान को फायदा हुआ। जो बिचौलिए थे, जिसको हमने सोचा कि हमने हटा दिया है, नहीं, छोटे बिचौलिए खा गए, छोटी मछली को बड़ा बिचौलिया खा गया, और उसको हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो ग्रोथ में आ जाता है। उसकी अगर इनकम बढ़ती है तो वो आपसी ग्रोथ में आ जाता है। किसान मरता है वो कहीं आपके उसमें ग्रोथ पैटर्न में कहीं नजर नहीं आता है। तो एक तो ये जो मुख्य कारण है, इसको कैसे हटाया जाए? स्वामी जी ने कल भी कहा और हम बहुत सालों से कहते आ रहे हैं कि इसका अब दुनिया में मैंने देख लिया है, कोई इसका मंत्र और यंत्र नहीं है इस चीज को एड्रेस करने के लिए, सिर्फ एक ही है। एकमात्र जो तरीका है वो ये है कि भारत के किसानों को अब एक नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन चाहिए। ये क्या कारण है कि चपरासी 15,000 रुपए कमाता है और किसान 2,500 रुपए कमाता है? क्यों ना हम किसान को भी एक नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन दें, जो उसकी पैदावार और उसकी जमीन के हिसाब से ये जांचे कि उसको हर महीने कितनी एश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए। इस देश में पैसे की कमी नहीं है,
इस देश में पैसा उनके पास जाता है जिनको जरूरत नहीं है। और हमने कई बार कहा है कि पिछले 9-10 सालों में 31 लाख करोड़ रुपया जो है वो टैक्स कंसेशन दिए गए हैं कॉर्पोरेट्स को इन द नेम ऑफ इंसेंटिव ग्रोथ। लेकिन जब गरीब आदमी को देना होता है तो कहते हैं सब्सिडी, जब अमीर आदमी को देना होता है वही पैसा तो हम कहते हैं इंसेंटिव है ये, लेकिन वो भी सब्सिडी होती है। 31 लाख करोड़ रुपए देने के बावजूद भी ना तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, ना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई और ना ही जॉब्स क्रिएट हुए। तो ये कहां गया 31 लाख करोड़? अगर यही 31 लाख करोड़ रुपए हमने अपने किसानों पर लगाया होता, 31 ना सही आपने 5 लाख करोड़ भी लगाया होता, तो आज देश का किसान एक ऐसे स्तर पे आ गया होता कि वो इकोनॉमिक साइकिल जो है डायनामो इफेक्ट जिसको कहते हैं वो उस पर काम करता, सारे देश की इकोनॉमी बढ़ती। तो हमें उसको दोबारा सोचना पड़ेगा। इस सारी सोच को अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने किसान के साथ नहीं, हम अपने भविष्य के साथ भी धोखा करेंगे। पहली बात यह है कि अब नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन का गठन होना चाहिए। दूसरी बात है कि आज आप देखें हर तीसरा आदमी मोटापे से, हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर से, इन सब बीमारियों से त्रस्त है। अभी परसों चौथ एक रिपोर्ट आई है कि 1 बिलियन लोग, 1 बिलियन यानी जैसे 100 करोड़ लोग डेवलपिंग कंट्रीज में अब मोटापे से शिकार हो गए हैं। ये भूखे लोगों से जनसंख्या बढ़ चुकी है इसकी। इसका मतलब है कि एक जो नया जो फूड है, जो अगर आपका खाद्यान्न अगर सेफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो आप बीमार होंगे ही होंगे। अगर आप बीमार होंगे तो देश की जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि इसलिए वो हॉस्पिटल, मेडिसिन ये सब बढ़ता है और वो जीडीपी बढ़ती है देश की। अगर आप और बीमार होते हैं तो इंश्योरेंस भी सेक्टर बढ़ता है। तो फूड, हेल्थ और इंश्योरेंस, इनका बहुत बड़ा एक जो है हमें समझना है कैसे ये लिंक है। क्योंकि अगर फूड खराब होगा तो आप बीमार होंगे, अगर आप बीमार होंगे तो आपको इंश्योरेंस चाहिए। तभी तो भारत कहता है कि साहब एफडीआई इंश्योरेंस में भारत में लेके आओ। बीमार होंगे तभी आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। तो इंश्योरेंस कंपनियां इस तरीके से देश की इकोनॉमी चल रही है और यही एक कारण है देखा गया दुनिया में कि इंश्योरेंस कंपनीज फूड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं आज दुनिया में। क्यों? क्योंकि फूड खराब होगा तभी तो इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यह हमें समझना है, इसलिए हमें सेफ फूड चाहिए। सेफ फूड कैसे मिलेगा? हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का सारा और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का प्रयोग होता है। हम ये मान के चलते हैं कहीं ना कहीं हमारे उसमें प्रोग्रामिंग हो चुकी है दिमाग में कि शायद यही एक रास्ता है आगे। लेकिन भाइयों और बहनों, हमारे देश में भी एक उदाहरण है आपके सामने कि 35 लाख एकड़ में, मैं 1-2 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 35 लाख एकड़ में ऐसी खेती हो रही है जहां ना तो किसी पेस्टिसाइड का उपयोग होता है और ना ही आप केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग होता है, और पैदावार बढ़ी है, किसानों की हेल्थ इंप्रूव हुई है, उनकी इनकम बढ़ी है और कोई आत्महत्या उस इलाके में नहीं होती है। अगर ये 35 लाख एकड़ में हो सकता है तो 45,000 लाख एकड़ में क्यों नहीं हो सकता? अगर हम सब कोशिश करें तो वही एक रास्ता है जिसमें आपका भविष्य भी जुड़ा हुआ है, किसान का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तो हमें यह सोचना है कि दोनों को हम कैसे इसको जोड़ें ताकि हम देश की वाकई ही जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो करें। एक बात मैं कह के अंत करूंगा। इस देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश में यह प्रॉब्लम है कि हम ये मान के चलते हैं, हमें शायद कहीं कहीं ये बताया गया है कि हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं है। गाय की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन हमें गाय पे अपने पे शर्म आती है। हम गाय को ये मान के चलते हैं कि ये देसी गाय जो है ये ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर दूध देगी या 3 लीटर दूध देगी, बस इतना ही देगी। ये देश में कहीं आ चुका है, यही तभी गाय हमारी जो है सड़कों पर घूमती है। 300 मिलियन काउज यानी 30 करोड़ काउ भारत में हैं और 37 हमारी किस्में हैं। इतनी बढ़िया किस्में थी, अगर आप इतिहास पढ़े भारत का तो उन किस्मों के ऊपर राजाओं को नाज होता था, लेकिन आज वो किस्में लुप्त हो गई। आपको हैरानगी होगी, मैंने कई बार सोचा कि क्या कारण है कि हमारी देसी नस्लों पे हमें अभी शर्म आती है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के हिसाब से ये देसी नस्लें लुप्त हो जानी चाहिए था अगर ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी। जैसे वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था उन्होंने, तो वो तो हुआ नहीं। तो कुछ तो कारण होगा। आपको हैरानगी होगी, ब्राजील जो कि देश दुनिया के आधे रास्ते पे पड़ता है अभी हमारे यहां से, ब्राजील हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउस। ब्राजील एक ऐसा देश है जो भारत की नस्लों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है दुनिया में। वहां पर जो गिर गाय है गुजरात की, वो 62 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। हमारे देश में तो कभी किसने सुना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी नस्लों पर शर्म आती है। हमारी ही नस्लों पे वो काम कर रहे हैं और वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। क्यों नहीं हम अपनी रीथिंकिंग करें एग्रीकल्चर को कि जहां पर फोकस करना चाहिए था। अगर हम अपनी नस्लों पर ध्यान देते तो आपके देश में सड़कों पर गाय नहीं घूमती और बीमारियां भी नहीं होती। अब यह माना गया है कि देसी नस्लों में एक जेनेटिक अलील होता है, जीन होता है जैसे बॉडी में, उसको अलील कहते हैं। उसमें उस टर्म को मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो अंग्रेजी किस्में हैं उनमें A1 अलील है, देसी किस्मों में A2 अलील है।
A1 किस्मों में जो दूध आप पीते हैं, उसके करके जो ये जो बीमारियां हो रही हैं आज सारे समाज में, वो इम्यूनिटी जो है वो A1 मिल्क में नहीं है। ये अब माना गया है साइंटिस्टों द्वारा कि देसी नस्लों में A2 मिल्क होता है। A2 मिल्क में आपको इतनी ताकत प्रदान होती है कि आपको ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये जो हार्ट अटैक की बीमारियां ये नहीं हो, ये हमारे मिल्क में इतनी क्षमता थी। लेकिन क्योंकि हमने अपने ही गाय को इग्नोर किया, नकारा उसको, रिजल्ट ये कि बीमारियां भी बढ़ी और हमारी गाय का जो हाल है देश में वो आपने देख लिया है। ऐसे में बहुत से आपको एग्जांपल दे सकता था, पर शायद आज ये मंच में इतना मुझे समय नहीं मिल पाएगा। मैं जानता हूं बहुत जरूरत है, आज हमारे बीच में इतने महान नेता हमारे सामने हैं तो हम उनको सुनेंगे। लेकिन मेरा आपसे बस एक ही आग्रह है कि अगर हम वाकई ही इस देश की व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम किसान की दुर्दशा पर ध्यान दें, ये जाने कि किसान का भविष्य ही हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। और भाई और बहनों, मैं ये जानता हूं कि भारत स्वाभिमान इसके लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। स्वामी जी के नेतृत्व में हम इस आवाज को उठाते रहेंगे सारे देश में, कहीं ना कहीं इस आशा के साथ कोई ना कोई तो इस बात को सुनेगा, इस बात पर अमल करेगा और इस बात को ठीक करेगा, देश में इस सिस्टम को ठीक करेगा। उस आशा के साथ, उस व्यवस्था की एक्सपेक्टेशन के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।